Hey students, welcome to lecture 10 of biomolecules. So इस लेक्चर में हम लोग जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का एंजाइम्स वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। व्हाट इज एंजाइम्स? ठीक है, तो एंजाइम्स क्या है? दे आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विच इन्फ्लुएंस द स्पीड ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कैटलिस्ट होते हैं। ठीक है, तो ये वही कैटलिस्ट का काम करते हैं जो कि एक रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं, एक रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये बायोमोलिक्यूल्स के बने हुए हैं इसलिए हम इसको बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, कैटलिस्ट और एंजाइम्स में थोड़ी डिफरेंस होते हैं। ठीक है, वो हम लोग आगे देखेंगे। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। ठीक है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। ठीक है, जितने भी एक्सेप्शन यहाँ पे भी होगा, पर जितने भी एंजाइम है 99% एंजाइम जो है वो 99.99% आर प्रोटीन्स। कुछ आरएनएस भी एंजाइमेटिक एक्शन दिखाते हैं बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। ठीक है, कोलाजन है वो कोई प्रोटीन का एंजाइम का काम नहीं करता। जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जो हमारे सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, जो ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं, वो एंजाइम का काम नहीं कर रहे। तो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। ठीक है, उसके बाद एंजाइम्स आर स्पेसिफिक। ठीक है, एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट मतलब जिसके ऊपर वो एक्ट करती है। ठीक है, मान लो हेक्सोकाइनेस एक एंजाइम है। ठीक है, हेक्सोकाइनेस एक एंजाइम एंजाइम है जो ग्लूकोज के ऊपर एक्ट करती है, तो ग्लूकोज उसका सबस्ट्रेट कहलाएगा। और वो सिर्फ ग्लूकोज के ऊपर ही एक्ट करेगी, ऐसा नहीं कि फ्रक्टोज दे दो तो फ्रक्टोज पे भी एक्ट करेगी, नहीं। तो जैसे चाबी और ताला होता है ना, हर ताले की एक अलग चाबी, वो उसी पे एक्ट करेगा। ऐसा नहीं कोई भी चाबी किसी भी ताले में लगा दो, ऐसा नहीं। ठीक है, तो दे आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक। उसके बाद राइबोजाइम्स, मैंने ऐसा बोला कि 99.99% तो जो 0.1% है वो है न्यूक्लिक एसिड आरएनए दैट बिहेव लाइक एंजाइम। कुछ आरएनए जो है इनको हम राइबोजाइम्स बोलते हैं। एक राइबोसोम्स था, वो प्रोटीन बनाता है, वो अलग है, वो ऑर्गेनल है। ये कुछ आरएनए हैं जो कैटालिटिक एक्टिविटी दिखाते हैं। ठीक है, एंजाइम्स फॉर्म टर्शरी स्ट्रक्चर विद सम crevices pocket called active site into which the substrate fits। ठीक है, अब जो एंजाइम का स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से बनता है स्ट्रक्चर कि उसमें कुछ गैप्स रहते हैं और उस गैप को हम बोलते हैं एक्टिव साइट। ठीक है, मान लो चाबी में जो गैप्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्टिव साइट्स, और वहां से वो सबस्ट्रेट से बाइंड होता है। ठीक है, चाबी का कैसे पता चलता है कि ताला खोल पाएगा कि नहीं? वो उसके वो जो गैप्स होते हैं चाबी में, उनसे हम पहचानते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एक्टिव साइट, और उस एक्टिव साइट से वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होता है और रिएक्शन को आगे बढ़ाता है। अब केमिकल कंपाउंड्स अंडरगो टू टाइप ऑफ चेंजेस। ठीक है, फिजिकल चेंज, ए चेंज इन शेप और स्टेट ऑफ मैटर विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड्स, जैसे आइस मेल्ट्स इनटू वाटर, वाटर बिकम्स वेपर। ठीक है, ये फिजिकल चेंज है। दूसरा केमिकल चेंजेस या केमिकल रिएक्शन, इन दिस बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। इट मे बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक रिएक्शंस। ठीक है, तो ये हो गए केमिकल चेंज। इनऑर्गेनिक, इस तरीके का कोई रिएक्शन हो, केमिस्ट्री का रिएक्शन हो। ऑर्गेनिक, स्टार्च और H2O, ग्लूकोज, स्टार्च टूट गया तो ग्लूकोज बना। तो रेट ऑफ ए फिजिकल और केमिकल प्रोसेस इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम। ठीक है, rate is called velocity if the direction is specified. Rates of physical and chemical processes are influenced by factors such as temperature. Generally, rate doubles or decreases by half for every 10 degree change in either direction। ठीक है, और ये हमने देखा है कि टेम्परेचर अगर हम लोग ऊपर नीचे करते हैं तो रेट पे अफेक्ट होता है। ठीक है, रेट ऑफ एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन इज वेरी हाई। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे, कार्बोनिक एनहाइड्रेट इज द फास्टेस्ट एंजाइम, इट एक्सीलरेट द फॉलोइंग रिएक्शन 10 मिलियन टाइम्स। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन है जो हमारे बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, लंग्स के अंदर होता है, और ये एंजाइम इसको 10 मिलियन टाइम्स एक्सीलरेट कर देती है। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ द एंजाइम, अगर एंजाइम नहीं है हमारे बॉडी में, ओनली 200 मॉलिक्यूल ऑफ H2CO3 आर फॉर्म्ड इन आवर। एक घंटे में 200 H2CO3 बनेंगे, बट अगर एंजाइम प्रेजेंट होगा तो कितने बनेंगे? अराउंड 6 लाख। ठीक है, 6 लाख मॉलिक्यूल पर
सेकेंड, यहाँ पे पर आर का दिया है, यहाँ पर सेकेंड का दिया है, तो आप सोच सकते हो कि एक एंजाइम किसी रिएक्शन को कितना फास्ट कर सकता है, तो बहुत ज्यादा एक्सीलरेट कर देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इन ए मेटाबॉलिक पाथवे ईच स्टेप इज कैटलाइज्ड बाय डिफरेंट। अब देखो, मान लो ये कोई पाथवे है, जैसे ये ग्लाइकोलिसिस हम इसे बोलते हैं। ग्लूकोज जब सेल में जाता है तो उसका ब्रेकडाउन होता है एनर्जी बनाने के लिए। ठीक है, तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, मीन्स यहाँ पर एटीपी यूज हुआ, एटीपी बना नहीं, यूज होता है पहले। यहाँ पे जो एंजाइम काम करते हैं उसको हम बोलते हैं हेक्सोकाइनेज। फिर यहाँ पे फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज, फॉस्फोफ्रक्टोज काइनेज। ठीक है, फिर यहाँ पे दोनों जगह एल्डोलेज है। ठीक है, फिर ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, फॉस्फोग्लिसरल, अलग अलग स्टेप पे अलग अलग एंजाइम काम कर रहे हैं। ठीक है, ये नॉन एंजाइमेटिक एक स्टेप यहाँ पे हमें दिख रहा है, बट बाकी सारे स्टेप्स पे जो है वो एंजाइम काम कर रहे हैं। और ईच एंड एवरी एंजाइम, जैसे कि मान लो फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज, इट इज स्पेसिफिक टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, हेक्सोकाइनेज इज स्पेसिफिक टू ग्लूकोज, पाइरुवेट काइनेज इज स्पेसिफिक टू फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, इसके ऊपर एक्ट करेगा ये एंजाइम तो बनेगा पाइरुवेट। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, दो, जब एक ग्लूकोज जब आता है तो उसमें से दो पायरुविक एसिड बनते हैं। पायरुविक एसिड 3 कार्बन का है, ग्लूकोज 6 कार्बन का है, इसलिए दो पायरुविक एसिड बनते हैं और अराउंड हमको 8 एटीपी यहाँ पे मिलता है। ठीक है, यहाँ पर हमको नेट गेन जो होता है वो 8 एटीपी का होता है। फिर ये दो पायरुविक एसिड जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं, वहां पर उनका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है और वो दो पायरुविक एसिड अराउंड दोनों मिला के 30 एटीपी बनाते हैं। ठीक है, दो पायरुविक एसिड किससे बने थे, ग्लूकोज से बने थे, तो एक ग्लूकोज से यहाँ पर 8 और इससे दो जो पायरुविक एसिड बने वो वहां पर 30 एटीपी बनाते हैं। तो अल्टीमेटली एक ग्लूकोज से हमको 38 एटीपी का गेन होता है। ठीक है, बट ये इस चैप्टर में नहीं है, आगे के चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन जब आएगा हमारा। ठीक है, अब नेचर ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट। एंजाइम एक्ट विद सबस्ट्रेट लाइक अ लॉक एंड की मॉडल एक्शन, इट इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेप। ठीक है, सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। ठीक है, सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड करेगा एंजाइम के साथ उसकी एक्टिव साइट पे, ये जो ग्रुव है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे ई प्लस एन, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट। ठीक है, दिस इंड्यूसेस सम चेंजेस इन एंजाइम सो दैट द सबस्ट्रेट इज टाइटली बाउंड। अब जब इस पे अटैच होता है तो एंजाइम के स्ट्रक्चर में कुछ चेंज होता है, वो टाइटली इसके ऊपर चिपक जाता है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, ईएस कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं इसे। अब एंजाइम जो है इस सबस्ट्रेट में कुछ चीजें चेंज करेगा, कुछ ब्रेक बॉन्ड तोड़ेगा, बनाएगा। ठीक है, द एक्टिव साइट ब्रेक केमिकल बॉन्ड ऑफ सबस्ट्रेट टू फॉर्म एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब ये सबस्ट्रेट जो था वो प्रोडक्ट में बदल गया। ठीक है, अब इसका जो एक्टिविटी थी या जो कैरेक्टरिस्टिक थे वो चेंज हो गए। द एंजाइम रिलीजेस द प्रोडक्ट एंड द फ्री एंजाइम इज रेडी टू बाइंड अदर मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्ट्रेट। ठीक है, अब प्रोडक्ट को वो रिलीज कर देगा। ठीक है, ये दोनों प्रोडक्ट है और एंजाइम फिर से फ्री हो जाएगा दूसरे से बाइंड करने के लिए। ठीक है, तो एंजाइम और कैटलिस्ट में एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है यहाँ पर, कि एंजाइम जो है वो रिएक्शन में यूज अप नहीं हो जाता। जैसे हम केमिकल रिएक्शन में देखते हैं कि कैटलिस्ट जो होता है वो यूज अप हो जाता है, वो भी रिएक्शन में खत्म हो जाता है। ठीक है, बट यहाँ पर एंजाइम फिर से फ्री होके वापस से यहाँ आ जाएगा, फिर एक नए सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा, तो ये रिसाइकलिंग कर सकता है, ये रिएक्शन में यूज नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि ये कैसे केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप कर देता है, कैसे ये स्पीड अप एक्सेलरेट कैसे कर देता है। तो मान लो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो तुम एक हार्डल रेस में जाते हो। ठीक है, हार्डल रेस जो जिसमें हम लोग, जो ट्रैक होता है उस पर कुछ हर्डल्स रखे होते हैं, कुछ छोटे छोटे ऊंचे ऊंचे रखे होते हैं जिनको कूद के हमको दौड़ते रहना होता है। ठीक है, हार्डल रेस उसको हम बोलते हैं। अब मान लो वो हर्डल्स है, मान लो पहला 1 फुट का है, दूसरा 2 फुट का है, तीसरा 3 फुट का है। ठीक है, तो ये हर्डल में तुमको दिक्कत आएगी कूदने में। अब मान लो जो रेस का कोऑर्डिनेटर है वो तुम्हारा दोस्त है। ठीक है, और वो तुमको फास्ट करना चाहता है, तुम फास्ट कैसे होगे, तुम तेज कैसे भाग पाओगे कि हर्डल छोटा हो जाए। मान लो जब तुम दौड़ते हो तो वो हर्डल को नीचे कर देता है। ठीक है, तो तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। अगर हर्डल ऊंचा रहेगा तो तुम्हारी स्पीड कम रहेगी, बट हर्डल अगर छोटा कर दे तो तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी, तुम फास्टली आगे दौड़ जाओगे। तो ऐसा ही कुछ एंजाइम करती है। मान लो एक सबस्ट्रेट है।
ठीक है, उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए इतना एनर्जी चाहिए। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, कोई भी सबस्ट्रेट है उसे इतना एनर्जी हमें देना पड़ेगा कि वो रिएक्शन स्टार्ट हो। एक्टिवेशन एनर्जी इज द एडिशनल एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो इतना चाहिए। ये हर्डल देख रहे हो इतना बड़ा है, इसको ऊपर तक ले जाना है, फिर ये नीचे आ पाएगा, फिर रिएक्शन हो पाएगा और प्रोडक्ट बन पाएगा। तो देख रहे हो विदाउट एंजाइम हर्डल कितना ज्यादा है और विद एंजाइम हर्डल कितना छोटा है। तो एंजाइम क्या करता है, सॉरी, क्या करता है, इट रिड्यूसेस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एन रिएक्शन। ठीक है, in an exothermic or endothermic reaction the substrate must go through a much higher energy state. It is called transition state energy. ठीक है, इसको हम बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, ये कुछ टाइम के लिए रहेगा। Therefore activation energy is the difference between average energy, एक्टिवेशन क्या है, एवरेज एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट एंड ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी। ठीक है, तो इसमें जाना पड़ेगा। इफ प्रोडक्ट इज एट लोअर एनर्जी, अब प्रोडक्ट जो है वो लोअर एनर्जी पे है लेवल देन द सबस्ट्रेट, द रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इट रिक्वायर्स नो एनर्जी बाय हीटिंग टू फॉर्म द प्रोडक्ट। इन ए बायोकेमिकल रिएक्शन एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है। एज ए रिजल्ट स्पीड ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस। ठीक है, और वो रिएक्शन को बहुत ज्यादा स्पीड अप कर सकते हैं। हमने पीछे देखा था एग्जांपल कि जहाँ पे 600 मॉलिक्यूल बन रहे थे 1 घंटे में, वहां 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकंड बनने लगे। ठीक है, अब फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन, कौन से फैक्टर्स एंजाइम के एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर और पीएच। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स है 37 डिग्री सेल्सियस, तो हमारे जो एंजाइम है वो उस टेम्परेचर पे एक्ट करते हैं। फिर उसके बाद पीएच। ठीक है, जैसे ब्लड का पीएच ऑलमोस्ट न्यूट्रल होता है, तो कैसे हम वो मेंटेन करना है हमको बॉडी को, नहीं तो एंजाइम काम नहीं करेंगे ब्लड के। ठीक है, उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट कितना है, अगर सबस्ट्रेट ज्यादा है तो फास्ट प्रोडक्ट्स बनेंगे, कम है तो देर में बनेंगे। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंजाइम्स जो होते हैं हमारे बॉडी में या किसी की भी बॉडी में, वो इनहिबिटर से भी बाइंड हो सकता है, इनहिबिटर उनसे बाइंड हो, इनहिबिटर मतलब वो बाइंड हो जाएगा और वो एंजाइम को एक्ट नहीं करने देगा। मान लो कि जो चाबी है जो ताले में लगने वाली थी, उस चाबी के ऊपर तुमने टेप लगा दिया, एक सेलो टेप लगा दिया, क्या वो अब चाबी काम करेगा? नहीं, क्योंकि उसके जो ग्रूव्स है अब वो ताले में फिट नहीं बैठेंगे। तो वो जो सेलो टेप है वो इनहिबिटर का काम कर रहा है। ठीक है, वैसे ही जो हम ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स इन द सेंस जो हम लोग मेडिसिन लेते हैं, वो कुछ मेडिसिन इनहिबिटर काम करते हैं। जैसे हम पेन किलर खाते हैं, अब सोचोगे कि भाई मेरे हाथ में दर्द हो रहा था, पैर में दर्द हो रहा था, मैंने पेन किलर खाया, दर्द ठीक हो गया। दर्द ठीक नहीं होता है, दर्द का सेंसेशन खत्म हो जाता है। तो वो जो हम पैरासीटामोल खाते हैं, वो क्या करता है, कुछ एंजाइम्स को जाके उन टिश्यू में वो उस एंजाइम के को ब्लॉक कर देता है, इनहिबिट कर देता है, तो वो एंजाइम काम नहीं कर पाती और वो मॉलिक्यूल्स नहीं बन पाते जो हमें पेन का सेंसेशन देते हैं। ठीक है, तो ये इनहिबिटर्स एंजाइम्स को फंक्शन करने से रोकते हैं। ठीक है, एंजाइम शो हाईएस्ट एक्टिविटी एट ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच। ऑप्टिमम मतलब जिसपे वो सबसे बेस्ट काम करता है। अब ऑप्टिमम फिक्स नहीं हो सकता। जैसे तुम लोगों को मैं बोलूँ कि तुम्हारे पढ़ने के लिए कौन सा टाइम तुमको बेस्ट है, ठीक है, कौन से टाइम पे तुम बेस्ट पढ़ते हो, तो कोई बोलेगा सर मैं सुबह 4 बजे उठ के बहुत अच्छे से पढ़ लेता हूँ। कोई बोलेगा नहीं सर मैं तो 9-10 बजे उठता हूँ, फिर मेरे को बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। कोई बोलेगा शाम को, कोई बोलेगा रात को। ठीक है, तो और कोई बोलेगा मेरे को एसी चाहिए, कोई बोलेगा नहीं एसी नहीं होना चाहिए। तो अलग अलग ऑप्टिमम कंडीशन है सबकी। वैसे ही हर एंजाइम का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर अलग है, एक ऑप्टिमम पीएच अलग है। ठीक है, जैसे स्टमक में एंजाइम है वो एसिडिक पीएच में काम कर पाते हैं, बट जो इंटेस्टाइन में है वो नहीं कर पाएंगे। तो सबका अलग अलग पीएच चाहिए, सबको अलग अलग टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, एक्टिविटी डिक्लाइंस बिलो एंड अबव ऑप्टिमम वैल्यू। ठीक है, तो ये एंजाइम एक्टिविटी है, टेम्परेचर हम बढ़ाते जा रहे हैं, देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसकी एक्टिविटी बढ़ रही है, ये कहलाएगा, ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ये कहलाएगा उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर। और फिर उससे ज्यादा अगर हम बढ़ाते हैं तो एक्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके का बेल शेप जो है वो ग्राफ बनेगा एंजाइम एक्टिविटी का। ये पीएच का है, हम पीएच बढ़ा रहे हैं। ठीक है,
7 के अराउंड पहुंच के न्यूट्रल पीएच पे जाके सबसे ज्यादा एक्टिविटी वो एंजाइम शो कर रहा है और उससे ज्यादा पीएच बढ़ाते जा रहे हैं, बेसिक कर रहे हैं, तो फिर एक्टिविटी कम होती जाएगी और फिर पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ठीक है। At low temperature, enzyme temporarily inactive. At high temperature, enzyme destroy because protein are denatured by heat. ठीक है, लो टेम्परेचर पे प्रोटीन एंजाइम काम नहीं करेगी बट खराब नहीं होगी, इसलिए हम हर चीजों को लो टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं। ठीक है, काम करना बंद कर देंगे बट जैसे हम उसे ऑप्टिमम टेम्परेचर पे लाएंगे वो वापस काम करना स्टार्ट कर देंगे। बट अगर हाई टेम्परेचर पे रखोगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फिर उसे हम नीचे लेके आओगे तो मतलब तुमने 80 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया और वापस 37 पे लाओगे तो वो काम नहीं करेगा। बट तुमने 0 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ था स्टोर करके, जैसे एंजाइम्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं, उनको हम 0 या -20 पे रखते हैं, बट जैसे ही हम उन्हें 37 पे लेके आते हैं वो काम करने लगते हैं। तो लो टेम्परेचर में वो इनएक्टिव होते हैं बट हाई टेम्परेचर में वो डीनेचर हो जाते हैं क्योंकि वो प्रोटीन्स के बने हैं। ठीक है, प्रोटीन डीनेचर हो जाता है मतलब, डीनेचर मतलब वो अपने 3D फॉर्म को लॉस कर देता है। हमको पता था कि प्रोटीन 3D फॉर्म में ही काम करेगा, बट जब हाई टेम्परेचर होता है तो उसका 3D फॉर्म टूट जाता है और अब वो किसी काम का नहीं रहा, वो अब एक्ट नहीं करेगा। Inorganic catalysts work at high temperature and pressure, but enzymes get damaged at high temperature above 40 डिग्री सेल्सियस। थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म, अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो 80 डिग्री 90 डिग्री पे रह पाते हैं, उनके एंजाइम स्टेबल रहते हैं हाई टेम्परेचर पे। बट नॉर्मल जो हम लोग रह रहे हैं इस एरिया में, जो लोग रह रहे हैं, जगह कोई और जानवर है, डॉग है, कैट है, एलिफेंट है, हम है, वो जो है उनके एंजाइम जो है वो 40 डिग्री के नीचे ही काम करते हैं, उससे ज्यादा वो नहीं झेल पाते। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। With the increase in substrate concentration, the velocity of action rises at first and reaches maximum velocity Vmax। ठीक है, अब मान लो एक एंजाइम है, सबस्ट्रेट है, तुम उस सबस्ट्रेट बढ़ाते जा रहे हो तो क्या होगा, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी बट एक टाइम के बाद जाके वो सैचुरेट हो जाएगा, उससे ज्यादा तुम सबस्ट्रेट बढ़ाओ उससे ज्यादा वो काम नहीं कर पाएगा। जैसे मान लो एक चाबी से तुमको ताले खोलने, तो एक ही ताला था मेरे पास और चाबी थी, मैंने एक ताला खोल दिया, 1 मिनट में एक ताला खुल गया, बट मैंने उसके जैसे सेम डुप्लीकेट 5 ताले ला दिए जो इसी चाबी से खुल जाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबस्ट्रेट का नंबर बढ़ा दिया, तो 1 मिनट में 5 भी खोल दूंगा मैं, है ना। पहले 1 मिनट में एक खोल रहा था क्योंकि एक ही ताला था, अब 5 थे तो 1 मिनट में 5 खुल गए। बट अगर मैं 5,000 ले आऊंगा तो क्या मैं 1 मिनट में 5,000 खोल दूंगा? नहीं, एक लिमिट पे जाके मैं सेचुरेट हो जाऊंगा कि भाई 1 मिनट में तो मैं 50 ही खोल पाऊंगा। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं सबस्ट्रेट ताले का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा हूँ, 1 से 5 किया तो मेरी स्पीड बढ़ रही थी, फिर 5 से 50 मेरी स्पीड बढ़ रही थी, बट उसके बाद मेरी स्पीड नहीं बढ़ेगी, 1 मिनट में मैं उतने ही ताले खोल पाऊंगा। तुम चाहे 5,000 ले आओ या 5 लाख ले आओ। ठीक है, तो सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन हम बढ़ा रहे हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी जो है बढ़ेगी, बट एक टाइम पे जाके वो जो है सेचुरेट हो जाएगी, उसको हम बोलेंगे वी मैक्स। ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी जिसपे मैं काम कर सकता हूँ, उससे ज्यादा तेज नहीं हो सकता। ठीक है, दिस इज नॉट एक्सीडेड बाय फर्दर राइज इन कॉन्सेंट्रेशन बिकॉज एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर फेवर देन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। ठीक है, नो फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल्स टू बाइंड विद एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। ठीक है, तो लो सबस्ट्रेट है, एंजाइम ज्यादा है, सबस्ट्रेट कम है, यहाँ पे सबस्ट्रेट बढ़ाया। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे ज्यादा हो गया, एंजाइम कम हो गए, तो वो उसी रेट पे काम कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है, अब इसको हम बोलते हैं के एम। वीमैक्स का तो जो आधा होता है, हाफ ऑफ द वीमैक्स इज कॉल्ड एज के एम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज के एम, तो हमको याद रखना है कि जो एंजाइम की एक्टिविटी है, जो मैक्सिमम वेलोसिटी है, उसका हाफ Vmax by 2 इज कॉल्ड एज Km। ठीक है, तो पूछा जा सकता है, ये याद रखना है। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ इनिबिटर, द बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल इनिबिटर शट ऑफ द एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, हमारा एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है। ठीक है, अब एंजाइम पे कहीं पर दूसरी जगह पे कोई इनिबिटर बाइंड कर जाता है, एंजाइम इनिबिटर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और देखो इसके बाइंड करने से, इसके बाइंड करने से जो एंजाइम का एक्टिव साइट है उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, इनिबिटर के बाइंड करने से एंजाइम का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, जिसकी वजह से अब सबस्ट्रेट उस पर बाइंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, एक तो इस तरीके का होता है, इसको हम बोलते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर, मींस इनिबिटर जो है वो कहीं और बाइंड कर रहा है और सबस्ट्रेट कहीं और बाइंड कर रहा है।
ठीक है, इनके बीच में कोई कंपटीशन नहीं है। ठीक है, ये होता है कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। मान लो कि सबस्ट्रेट भी उसी एक्टिव साइट पे बाइंड करता है, इनिबिटर भी उसी पे बाइंड करता है। ठीक है, इसका एग्जांपल अगर हम देखेंगे, मान लो इथेनॉल और मिथेनॉल आपको पता होगा। मिथेनॉल जो है वो डेंजरस होता है, पॉइजनस होता है। इथेनॉल हम पी सकते हैं, जो जो भी हम लोग जो पीते हैं अल्कोहल, वो इथेनॉल होता है। ठीक है, अलग अलग बियर में कुछ कॉन्सेंट्रेशन होता है, विस्की में कुछ कॉन्सेंट्रेशन होता है, बट इथेनॉल होता है, मिथेनॉल नहीं होता। बट दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती है, सिर्फ एक कार्बन का फर्क है, ये भी हमें पता है। तो अगर मान लो किसी ने गलती से मिथेनॉल पी लिया, हमको पता है कि वो आधे घंटे में वो मर जाएगा। ठीक है, उसको हमें हॉस्पिटल लेके जाना होगा, उसको बचाना होगा। तो एज ए साइंस स्टूडेंट, या मान लो कि अवेलेबिलिटी है, तो हम क्या कर सकते हैं कि वो बच जाए। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, अगर किसी ने गलती से मिथेनॉल पी लिया है, मान लो 50 ml उसने मिथेनॉल पी लिया है, तो उसको तुरंत 100-200 ml इथेनॉल पिला दो। ठीक है, अब क्या होगा, क्यों पिला दो भाई, मिथेनॉल पिया है, वैसे ही वो नशे में है, और तुम नशा कराना चाहते हो, कोई बात नहीं, नशा होगा, उतर जाएगा 2 दिन में, जान नहीं जाएगी, बच जाएगा वो। ठीक है, तो क्या होगा, मान लो मिथेनॉल ये है और ये इथेनॉल है, और वो सेम एंजाइम के लिए बाइंड करते हैं दोनों, मिथेनॉल इथेनॉल। तो जब मैं बहुत ज्यादा इथेनॉल पिला दूंगा, तो क्या होगा, मिथेनॉल और इनके बीच में रेस लगेगा। अब जिसका नंबर ज्यादा है वो ज्यादा बाइंड करेगा एंजाइम से। मान लो 500 एंजाइम थे और मिथेनॉल मैंने पिया था, तो सारे के सारे एंजाइम से मिथेनॉल बाइंड करता। ठीक है, जितने भी मॉलिक्यूल्स थे। बट अब 500 एंजाइम है और 5000 मॉलिक्यूल है इथेनॉल के और 500 मॉलिक्यूल है मिथेनॉल के। तो 500 में से 400 पे तो इथेनॉल बाइंड करेगा, मान लो 100 पे बाइंड कर जाएगा मिथेनॉल। तो बॉडी में अफेक्ट तो आएगा, बट जान जाने जैसा लीथल नहीं आएगा, वो इंसान मरेगा नहीं। ठीक है, तो ये बहुत आसान तरीका है किसी को ये मिथेनॉल पॉइजनिंग से बचाने का। बट इसके लिए आपके पास इथेनॉल होना चाहिए उस समय अवेलेबल। नहीं नहीं तो दूसरा ऑप्शन यही है कि आप उसे हॉस्पिटल तुरंत लेके जाओ। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है कि कैसे इनिबिटर और सबसेट कॉम्पिटिटिव इनिबिशन दिखाते हैं। ठीक है, इसमें कोई काम नहीं करेगा कॉम्पिटिटिव, क्योंकि नॉन कॉम्पिटिटिव दोनों अलग अलग जगह बाइंड कर रहे हैं। अब यहाँ पे मान लो मिथेनॉल इधर बाइंड कर रहा है, इथेनॉल इधर बाइंड कर रहा है, तो कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, नंबर बढ़ाते रहो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी वो अपना इफेक्ट दिखाएगा। ठीक है, तो ये कॉम्पिटिटिव इनिबिशन है और ये नॉन कॉम्पिटिटिव। ठीक है, ये समझ गए हम लोग। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, मेलोनेट इज सिमिलर टू सबस्ट्रेट सक्सिनेट, सो इट इनिबिट सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है, ठीक है, उस पे अगर मेलोनेट बाइंड कर जाता है तो फिर सक्सिनेट बाइंड नहीं कर पाता और फ्यूमेनेट नहीं बन पाता। ठीक है, ये एटीपी बनाने का एक प्रोसेस है। ठीक है, ये क्रैब साइकिल में आती है रिएक्शन। तो ये हमको याद रखना है कि सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज का इनिबिटर क्या है, मेलोनेट, और वो काम क्या करता था, सक्सिनेट टू फ्यूमेनेट। बट जैसे ही ये बात करेगा, फ्यूमेनेट बनना बंद हो जाएगा। उसके बाद कॉम्पिटिटिव इनिबिटर आर यूज्ड टू कंट्रोल बैक्टीरियल पैथोजेंस। ठीक है, तो इनको हम यूज करते हैं बैक्टीरियल पैथोजन को रोकने के लिए, इन्फेक्शन को रोकने के लिए। उसके बाद आता है हमारा क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, 6 तरीके के एंजाइम्स है हमारे पास। ऑक्सीडो रिडक्टेडेज, ठीक है, जिसको हम डिहाइड्रोजिनेज बोलते हैं, ट्रांसफरेजेस, हाइड्रोलेजेस, लाइएजेस, आइसोमरेजेस और लाइगेजेस। ओथलिल हम इसे बोलते हैं शॉर्ट में, ओथलिल, OTHLIL, ओथलिल। ठीक है, तो ये 6 तरह के एंजाइम होते हैं, उनके एक्टिविटी के ऊपर एक एक करके हम देखते हैं। ऑक्सीडो रिडक्टेडेज क्या होते हैं, कैटलाइज, ऑक्सीडो नाम से पता चल रहा है, ऑक्सीडो रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडो या ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन ये शो करेंगे। ठीक है, या तो रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे या एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। ठीक है, दूसरा है ट्रांसफरेजेस, कैटलाइज ए ट्रांसफर ऑफ ए ग्रुप, एक ग्रुप को कैटेलाइज करते, ट्रांसफर करते अदर देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़कर किसी और ग्रुप को। ठीक है, ट्रांसफर करते, जैसे ए बी को, इसमें से बी को निकाल के सी के साथ जोड़ दिया तो ट्रांसफर कर दिया इस ग्रुप को। ठीक है, एंजाइम ने क्या किया, ये ग्रुप था, ये ग्रुप था, बी को निकाल के सी के साथ जोड़ दिया। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ बी ग्रुप हो गया। हाइड्रोलेजेस, कैटेलाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ईथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसिडिक
कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन हैलाइड, ठीक है। इस तरीके के बॉन्ड को हाइड्रोलिसिस करना, तोड़ना, इसको हम उन एंजाइम्स को हम बोलते हैं हाइड्रोलेजेस, ठीक है। उसके बाद लाइएजेस, कैटलाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप ऑफ बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस। लाइएजेस भी बॉन्ड्स को तोड़ते हैं बट विदाउट हाइड्रोलिसिस, ठीक है। पानी को यूज किए बिना बॉन्ड्स को तोड़ता है लाइएजेस एंजाइम जो होते हैं, और हाइड्रोलिसिस में क्या था, वो वाटर को यूज करके तोड़ता है, ठीक है। इतना फर्क है, दोनों बॉन्ड्स तोड़ते हैं। आइसोमरेज नाम से पता चल रहा है, कैटलाइज इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल ज्योमेट्रिक और पोजिशनल आइसोमर्स, ठीक है। एबीसी है उसको बीसीए कर दिया, मींस इंटर कन्वर्जन कर दिया उसके स्ट्रक्चर में, ज्योमेट्री में, पोजीशन में, ठीक है। आइसोमर्स बनाता है। उसके बाद लाइगेजेस, ये चीजों को जोड़ता है, ठीक है। कैटलाइज द लिंकिंग ऑफ टू कंपाउंड, जैसे कि कुछ एंजाइम्स होते हैं लाइगेजेस, डीएनए लाइगेज हम बोलते हैं, जो डीएनए को जोड़ने का काम करते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई एटीपी को यूज करेगा और एक्स वाई बन जाएगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देगा एंजाइम, ठीक है। तो ऐसे बॉन्ड्स बनाते हैं। तो ये 6 तरह के एंजाइम है, ठीक है। ये पढ़ लेना है, एनसीईआरटी में भी दिए हैं, इसके एग्जांपल्स भी दिए होंगे, वो भी याद कर लेने। अब आते हैं कोफैक्टर्स, ठीक है। दीज आर नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट बाउंड टू द एंजाइम टू मेक द एंजाइम कैटालिटिक एक्टिव। अब मान लो एंजाइम जो है, हमने बताया कि प्रोटीन का बना होता है, बट उसमें कुछ पार्ट जो है वो नॉन प्रोटीन होता है, ठीक है। ये जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं एपो एंजाइम, ये प्रोटीन पार्ट है, ये इनएक्टिव है, आप देखो, ठीक है। अब इस एंजाइम के साथ एक छोटा सा टुकड़ा जुड़ता है कोफैक्टर, ये एंजाइम का ही पार्ट है, तब जाके बनता है होलो एंजाइम जो कि एक्टिव होता है, ठीक है। मींस जो तुम्हारी चाबी है, मान लो जो तुम्हारी चाबी है, ठीक है, उसमें 2 पोर्शन है। एक ये पोर्शन है पीछे वाला प्लास्टिक पोर्शन, ठीक है, और आगे वाला मेटल पोर्शन है। तो इसको चाहे एपो एंजाइम बोल दो, दोनों चाहिए हमको लॉक को खोलने के लिए, ठीक है। तो पीछे वाले पोर्शन को मान लो एपो एंजाइम बोल दो, वो प्रोटीन का बना है, और आगे वाले पोर्शन को मान लो कोफैक्टर बोल दो, या पीछे वाले को बोल दो, बट ये उसका पार्ट है, ठीक है, एक उसका पार्ट है। और जब ये दोनों पार्ट साथ में होंगे तब एक फंक्शनल एंजाइम बनेगा, ठीक है। तो ये होता है कोफैक्टर। अब कोफैक्टर अलग अलग टाइप के होते हैं, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो याद रखना है, जो प्रोटीन पोर्शन ऑफ एंजाइम है वो कहलाता है एपो एंजाइम, और जब उसके साथ कोफैक्टर जुड़ता है तो वो बनता है होलो एंजाइम, और होलो एंजाइम ही एक्टिव हो सकता है, एपो एंजाइम कभी भी एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। When the cofactor is removed from the enzyme, its catalytic activity is lost, ठीक है। कोफैक्टर अगर हम रिमूव कर देंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी लॉस हो जाएगी। अब 3 तरह के कोफैक्टर्स होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, कोएंजाइम्स और मेटल आयंस, ठीक है। फर्स्ट है प्रोस्थेटिक ग्रुप, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे टाइटली बाउंड टू एपो एंजाइम, बहुत टाइटली बाइंड करते हैं एपो एंजाइम के साथ। याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि टाइटली कौन सा कोफैक्टर बाइंड करता है, तो हमें याद रखना है प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बाइंड करते हैं। एग्जांपल हीम इन पेरोक्सिडेज एंड कैटलिस, ठीक है, दैट दे कैटलाइज ब्रेकडाउन ऑफ H2O2 टू वाटर एंड O2, ठीक है। तो हीम जो है वो कोफैक्टर हुआ पेरोक्सिडेज एंजाइम का और कैटलेस एंजाइम का, ठीक है। तो हीम ये मॉलिक्यूल है जो इन दोनों एंजाइम के साथ जुड़ता है, तब जाके ये होलो एंजाइम बनते हैं। उसके बाद ये को एंजाइम्स, ठीक है, ये भी एक कोफैक्टर है, ऑर्गेनिक है, ट्रांजिएंट बाइंडिंग टू ऑपो एंजाइम, उतना टाइटली बाइंड नहीं करता है। मेनी को एंजाइम कंटेन विटामिन, जैसे कि NAD एंड NADP कंटेन्स नियासिन, ठीक है। तो ये NAD है, ठीक है, ये को एंजाइम है, ये बाइंड करेगा, ठीक है। तो ये विटामिन हैं जो कोएंजाइम्स का काम करते हैं। तो हम को याद रखना है कि विटामिन क्या काम कर रहा है, विटामिन एंजाइम के कोफैक्टर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो NAD जो है वो नियासिन आपको याद रखना है, उसमें मिलेगा हमको। और थर्ड है मेटल आयंस, दे फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स विद साइड चेन्स एंड एक्टिव साइट, ठीक है। ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बनाएंगे विद साइड चेन्स एंड एक्टिव साइट एंड वन और मोर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद द सबस्ट्रेट, ठीक है। तो ये एंजाइम के साथ भी बॉन्डिंग करते हैं और सबस्ट्रेट के साथ भी बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है। जैसे कि जिंक इज ए कोफैक्टर ऑफ कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ठीक है। तो 3 तरह के कोफैक्टर्स हम लोगों ने देख लिए, ये हमारा एंजाइम का टॉपिक खत्म हो गया। अब आप लोगों को क्या करना है, एक यहाँ पर होमवर्क है जो सबको करना है, हमको विटामिन का एक चार्ट बनाना है, ठीक है, कॉमन नेम, ठीक है, उसका साइंटिफिक नेम,
वो कहाँ मिलता है, उसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, ठीक है। तो सोर्स उसका क्या है, वो इसका एक पूरा चार्ट बनाना है, सबको बनाना है, ठीक है। विटामिन चार्ट गूगल पे डालोगे पूरा आ जाएगा। विटामिन ए है, सी है, डी है, ठीक है, ई है, के है, ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स है। तो सारे एंजाइम्स के नाम सारे विटामिन के नाम लिखने हैं पहले। विटामिन ए, तो उसका साइंटिफिक नेम क्या है, ठीक है। विटामिन ए उसका साइंटिफिक नेम नहीं है। जैसे विटामिन ई है, उसका साइंटिफिक नेम है टोकोफेरॉल, ठीक है। फिर वो कहाँ मिलता है, उसके मेजर सोर्स क्या है, अगर वो बॉडी में ना हो तो क्या प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, वो क्या फंक्शन करता है, ठीक है। तो ये सारे हमको नाम याद रखने हैं। विटामिन का चार्ट आपको नोटबुक में बना लेना है। अगर नहीं मिलता है तो आप मुझसे मांगो, मैं दे दूंगा, बट गूगल पे बहुत इजीली मिल जाएगा। आप विटामिन चार्ट डालोगे, बट उसमें क्या क्या होना चाहिए चार्ट में, उसका कॉमन नेम, जैसे विटामिन ए उसका साइंटिफिक नेम, जैसे रेटिनॉल उसका साइंटिफिक नेम है, उसके बाद उसका सोर्स, ठीक है, मेजर सोर्स, ठीक है, उसके बाद उसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, ठीक है। और भी अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है तो वो भी वहां पे नोट डाउन कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया यहाँ पर बायोमोलिक्यूल्स। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है।